जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेजर गर्ल्स के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेक्चर एट प्रैक्टिस गो ऑफ एसएसबी कैंडिडेट्स। लेक्चर एट इज द फर्स्ट कंफर्मेटरी टास्क ऑफ योर जीटीओ। तो इसमें अच्छा परफॉर्म करना आपकी पहली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहेगी इन फ्रंट ऑफ जीटीओ। तो इट इज वेरी मस्ट कि आप इसमें परफॉर्मेंस अच्छी करें सो दैट आपका आगे का असेसमेंट बेहतर हो सके। कंफर्मेटरी टास्क होने की वजह से इसमें आपके पास स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज्यादा रहेगा। दैट्स व्हाई इसमें टाइम बाउंडेशन होती है, रैंडम टॉपिक्स रहते हैं, यू हैव टू डिलीवर अ लेक्चर फॉर एंटायर 3 मिनट्स। सो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स पावर ऑफ एक्सप्रेशन की जगह नॉलेज फैक्टर पे ज्यादा फोकस करते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ बैलेंस्ड परफॉर्मेंस वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बाकी 2-3 फैक्टर उनके छूट जाते हैं। तो इसका उनकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ेगा, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी रैंडमली, कैसा इन जनरल ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स की जाती है, लेट्स सी इन दिस वीडियो। और वीडियो के लास्ट में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि कैसा असेसमेंट रहा, क्या गलतियां उन्होंने करी और क्या गलतियां आपको नहीं रिपीट करनी है ड्यूरिंग योर एसएसबी। सो चलिए देखते हैं इस वीडियो को अंत तक। Good morning students. Good morning sir. Today we'll be practicing lecture 8, that is the first confirmatory task of your GTO. It is a very important task as per your examination, that is SSB, and also for your preparation. Because lecture 8 की जब आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर जब परफॉर्म करते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप एंड वेरियस अदर फैक्टर्स आर चेक्ड। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी कैसे 6 से 7 OLQ से कवर करता है फॉर योर प्रिपरेशन। इट हेल्प्स यू टू इंकलकेट दोस क्वालिटीज इन योर पर्सनालिटी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एसएसबी, तो आपके सारे फैक्टर्स को अच्छे से टिक मारने के लिए दैट यू हैव दीस क्वालिटीज, आपके अच्छे नंबर स्कोर अगर आपको करने जीटीओ, तो ये आपके पास बढ़िया मौका है। बिकॉज लेक्चर 8 के पहले तक आप सारे टास्क जितने परफॉर्म करें दैट विल बी ग्रुप टास्क, मे इट बी अ ग्रुप डिस्कशन, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस या फिर हाफ ग्रुप टास्क। ये पहला टास्क है जहां पे आपको इंडिविजुअल परफॉर्म करने का मौका मिलता है। सपोज कहीं ना कहीं आप प्री प्रेशर में अगर पुरानी परफॉर्मेंस आपकी खराब रही है, तो यहाँ पे आप अपनी अच्छी OLQs को शोकेस कर सकते हैं दैट यस यू हैव दोस क्वालिटीज। वहां पे मे बी आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा था, तो आपके रिकमेंडेशन के चांसेस काफी बढ़ सकते हैं आपका लेक्चर अगर अच्छा गया तो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द लेक्चर। इट इज वेरी सिंपल. It is a 3-minute exercise. You will have to get up one by one, chest number wise. You have to pick your card. I will be sitting behind you. वहां पे भी GTO आपके ग्रुप के पीछे या फिर आगे खड़ा रहेगा। आपको GTO के पास जाना है, एक कार्ड उठाना है, जो कार्ड का स्टैक रहेगा उसमें सबसे पहला कार्ड आपको उठाना है। You cannot shuffle the cards. You have to pick the topmost card. उस कार्ड में आपको 4 टॉपिक मिलेंगे। The first topic will be above average level topic. Second and third topic will be average level topic, and the fourth topic will be below average level topic. You can choose any one topic among those 4 topics. फिर आपको 3 मिनट का प्रिपरेशन टाइम मिलेगा। After preparing for 3 minutes, you have to come in front of the group. फिर आपको 3 मिनट तक लेक्चर डिलीवर करना है, मतलब 3 मिनट प्रिपरेशन टाइम एंड 3 मिनट डिलीवरी टाइम। The body posture of the lecture will be quite simple. You have to stand in the stand at ease posture. Your feet will be at shoulder level width. Shoulders will be rolled back and chest up. The only movement will be of your head. Maintain proper eye contact with the group members. Make them understand what you are saying. The involvement in your voice has to be there. Do not just switch on your tape recorder and speak continuously. कॉमा कहाँ पे आ रहा है, फुल स्टॉप कहाँ पे है, एक्सक्लेमेशन मार्क आप कहाँ पे लगा रहे हैं, all these things must be clear while you are speaking. This shows the good power of expression. Do not confuse yourself with the language and the power of expression. Good command over language doesn't mean that you have a good power of expression. Power of expression means that you are able to make them understand what you are feeling right now. So जो बोलते टाइम आपको फील हो रहा है वही सामने वाले को सुनते टाइम भी फील हो। This will show that you have a good power of expression. Make them understand. The best way to deliver a lecture is to divide that lecture into 3 parts: introduction, body, and conclusion. Introduction part will conclude of 30 seconds, जिसमें आप टॉपिक के बारे में डिफाइन करेंगे। Like suppose you have a topic corruption, you will define what is corruption in the first 30 seconds. Then comes the body part. वो आपको 2 मिनट तक बोलना है। बॉडी पार्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन है लाइक व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट इन द बॉडी पार्ट। जितने अच्छे फैक्ट्स आपके पास रहेंगे उतना अच्छा आपका लेक्चरेट माना जाएगा। 2.5 मिनट आपके यहाँ पे हो गए। देन लास्ट 30 seconds will be left for the conclusion. In the conclusion, you have to tell about your own personal opinion. What do you think about this topic? What should be the way forward? What should government do regarding this? In this way, you will be able to easily complete 3 minutes of lecture 8. To indicate you the time, you will not be wearing any watch or anything, any digital device.
So there GTO will ring a bell after 2 minutes 30 seconds. After 2 minutes 30 seconds he will ring a bell or say next. So जो यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा है, it will be indication for that person that only 30 seconds are left. So he has to come to a conclusion of his lecturate. जो next test number जिसको खड़ा होके topic लेके जाना है, he will get up, take the topic and go away from the group to prepare for the lecturate. और जो दूर में prepare कर रहा था उसके लिए indication होगा that he has to come and take his position because he has to start next. And the same process will repeat again and again. GTO will not interfere once the procedure is started. Now there are other doubts like whether the choice of topic is important or not. It doesn't matter अगर आप first topic choose कर रहे हो या फिर fourth topic. All that matters is आपके पास जितनी information है उसको आप कितना effectively deliver कर पाते हो. But yes, अगर आप first topic choose करोगे, it will show that you have a good knowledge और आपके पास points की कमी नहीं होगी because you will have a good level of knowledge. Facts and data आपके पास काफ़ी रहेंगे. But if you choose fourth topic, that is like my favorite teacher, my favorite book, तो मे बी टॉपिक का कंटेंट आपके पास थोड़ा कम रहे, तो वहाँ पे आपको इलैबोरेट ज़्यादा करना पड़ेगा. द इन्वॉल्वमेंट लेवल हैज़ टू बी देयर. आपको फीलिंग्स की बातें ज़्यादा करनी पड़ेंगी इन द फोर्थ टॉपिक. बट स्टिल आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चूज वट एवर टॉपिक यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद. अगर आपको थर्ड या फोर्थ लेवल का टॉपिक में ज़्यादा कंफर्ट है, दैट यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 3 entire minutes एंड चूज दैट थर्ड और फोर्थ टॉपिक. डू नॉट स्ट्रेस ओवर इट कि आपको फर्स्ट टॉपिक ही चूज करना है. क्लियर है इतना? Ready for the lecturate? Yes, sir. Any doubts? No, sir. Okay. We'll start the procedure. Test number 4. You will be the first. Good morning, gentlemen. My today's topic for lecturate is AFSPA. AFSPA stands for Armed Forces Special Power Act, which is a parliamentary act that grants special powers to the Indian Armed Forces, state and paramilitary forces in the areas classified as disturbed by the Home Ministry. Area is said to be disturbed in case of any insurgency or militancy or when there is some religious or communal rights in that area. The Home Ministry declares such areas as disturbed. Now talking about the historical background of AFSPA, AFSPA was first enacted as an ordinance in the year 1942 by Viceroy Lilithgow, who then declared it for as combating against the Quit India movement that was launched in 1942 by Mahatma Gandhi. Apart from that, after the post-independence, the AFSPA was first enacted in 1958 as the Armed Forces Special Power Assam and Manipur Act that was enacted to tackle against the insurgency in Manipur as well as in Assam. After that, in 1983, the Armed Forces Special Power Punjab and Chandigarh Act was enacted that was led for the combating against the Khalistani movement that was prevalent in the 1980s. After that, in the 1990s, the rise of militancy led to the formation of Armed Forces Special Power Jammu and Kashmir Act. Now, AFSPA is also criticized for some of the reasons. That is, firstly, it gives special powers that without having any check, and therefore it may be misused by several persons. Apart from that, as it can be misused by several persons, and therefore it is criticized for that. And the critics also have a say to say that before AFSPA the things were normalized, but after AFSPA was prevalent, then the insurgency acts were increased in numbers, and therefore they criticized this for the same reason. Also, talking about the way forward, I think AFSPA is important. AFSPA is important in the areas because it would definitely help in tackling the insurgencies as well as militancies. But it would also be misused. Therefore, we need to have a check, and we need to devise a special method for that would allow the government to stop any act of misusing, and that is the. Some people laughed, some people cried, and some people were silent. This is the famous statement that is given by the father of atom bomb, Robert J. Oppenheimer. Jai Hind everyone. Today's my lecturate topic is India's nuclear policy. The India nuclear policy is the policy by which the India will use its nuclear weapons and the nuclear energy. Now we will discuss about the event that has been taken place by which the India has made its nuclear weapon as well as its nuclear policy. When the India got independence, the Cold War has been started after the 1 year, and at that time all of the countries were started to make the nuclear weapons. And in this series, the China, who is a major rivalry of India, has made its nuclear weapon in the year of the 1964 after the
War of the 1962. By this, India felt insecure that it will harm to the India. And after that, in the year of 1968, the NPT treaty has come. According to it, the countries which do not have make their nuclear weapons before the 1 January 1967, they cannot be recognized as the NPT members. And after that, in the year of 1974, India has tested first its nuclear policy, first nuclear weapon, that was under the mission of Smiling Buddha. US had made some sanctions on it, but after some time it has removed. At that time the NSG had come, and after that, in the year of the 1995, when India has seen that the NPT has extended as well as the CAATSA has been extended, then it has seen that it is needed to make the weapon either facing any of the difficulty. It has made its nuclear weapon in the year of the 1998 and faced many sanctions. Now we will discuss about the nuclear policy of India that it had made. Firstly, I would like to tell that there is no official policy that is given by the Ministry of Defense to the India, but by the summarizing it has told us the first policy that is by the Ministry of Defense to the nuclear policy is the no first use policy. By this, the India will not use the nuclear weapons on any stage on the first time. And after that, the another policy, that is India will not attack on the any country who is not nuclear equipped. Means it will not attack the neighboring countries or any other country who is nuclear equipped. Now at last, I would like to say that India has made the nuclear weapon for its safety purpose and the energy purpose. As our Honorable Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru has said that India is a peace country, and it will encourage peace in the whole world and not for the defense purpose. Thank you. वेलकम बैक टू यू ऑल। अब हम लोग देखेंगे वीडियो के लास्ट में कि क्या परफॉर्मेंस कैंडिडेट्स की रही और क्या असेसमेंट उन लोगों को मिला है मेरे साइड से, और क्या गलतियां उन्होंने इन जनरल करी है और क्या गलतियां आपको रिपीट नहीं करनी ड्यूरिंग योर एसएसबी, ताकि आपका ये कंफर्मेटरी टास्क वन ऑफ द बेस्ट टास्क जाए और आपका सिलेक्शन, आपका रिकमेंडेशन इंश्योर हो फ्रॉम द जीटीयू। सो मैक्सिमम गलतियां जो यहाँ मेरे सामने है, द फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर प्रॉब्लम इज दैट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, unnecessary shaking of the shoulders, unnecessary movement of the head, proper eye contact maintain ना करना, hand gestures को unnecessarily use करना. These all are considered as a negative body language. किसी भी communication के दो part होते हैं. The first is non-verbal part and the second is verbal part. Verbal part means whatever words that I am speaking, whatever knowledge that I am providing, that comes under the verbal part of the communication. Non-verbal part comprises of my voice, the voice quality that I am using right now, and the body language that I carry. So in general लोगों को लगता है it is of a 50-50% ratio of the involvement in both factors of the communication, but it is not so. Verbal communication comprises of only 7% of your communication, while 93% section belongs to the non-verbal part, जिसको भी further 38% for the voice and 55% for the body language has been divided. It has been come out by the scientific study of American scientists, तो फिर इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। बट हाँ, नॉलेज फैक्टर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपकी बॉडी लैंग्वेज को काफी इफेक्ट करता है। सो इट इज नॉट सो कि ओनली 7% ऑफ द नॉलेज इज रिक्वायरमेंट, बट द 7% ऑफ द वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग इज इफेक्टिव इन द कम्युनिकेशन। सो मैक्सिमम कैंडिडेट्स की यहाँ पे देखा गया कि नॉलेज फैक्टर वॉज वेरी गुड because of the daily classes of the current affairs that they have to go through on from 4 to 5 in their SSB classes. तो उनके नॉलेज फैक्टर में कहीं कोई कमी नहीं है। The problem that they are facing is by the expression of that knowledge. किस तरीके से उस नॉलेज को उनको एक्सप्रेस करना है, क्या बॉडी लैंग्वेज होगा, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा, unnecessary movement of legs and shaking of legs, आपका आई कॉन्टैक्ट ब्रेक होना, these are all show the low level of confidence. दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही थी that was the involvement level, the enthusiasm. अपनी बातों को बोलना और अपनी बातों को समझाने में बहुत फर्क है। अगर मैं लगातार बोलना स्टार्ट कर दूंगा, दैट विल शो दैट आई हैव जस्ट मगअप मैंने किया टॉपिक और यहाँ पे आपके सामने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। दिस इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर। ऑन ऑफिसर व्हेन एवर ही स्पीक्स वो एंश्योर करता है कि जो बातें वो बोल रहा है वो सामने वाले को समझ में आए। कहाँ पे कॉमा लग रहा है आपके बोलते टाइम, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहे हो और कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। So these are all very important things.
Like importance of comma, if I tell you a simple example from a Hindi proverb. If I say roko mat जाने दो and I say roko mat जाने दो, these two lines with the difference of the comma and the pause आपको समझ में आ जाएगा, entirely different meaning हो जाता है. So that's why you need to keep in mind कि जब भी आप बातें बोलो तो कहाँ पे कॉमा आ रहा है, कहाँ पे आपको पॉज लेना है थोड़ा सा. These all things has to be keep in mind while delivering a lecturate. Third thing that you need to keep in mind is the confidence level, the fear of speaking है, that will only go from the practice. So practice as much as you can. ये सारे assessment उन लोगों को personally दी जा चुकी है. The self confidence was weak. The practice is much necessary. The problem that comes is कि अगर आप घर में practice करते हैं in the front of a mirror तो आपका सिर्फ communication वो होता है, develop होता है. But the confidence level आपका तभी develop होगा जब आप किसी भीड़ के सामने practice करो, जब लाइक माइंडेड लोग आपके सामने सेमी सर्कल में बैठेंगे, व्हेन देयर इज अ प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस कि आपको कहीं ना कहीं ग्रेड किया जा रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस कितना हैम्पर होती है वो तभी आपको मिल पाएगा जब आप लाइव क्लासरूम में रहो या सेम लाइक माइंडेड ग्रुप में रहो. अदरवाइज आप घर में अगर अकेले प्रैक्टिस करके जाओगे, फिर वहां अगर आप एसएसबी में लेक्चर डिलीवर करते हो तो प्रेशर विल बी क्वाइट डिफरेंट, तो आपकी परफॉर्मेंस पे उसका काफी असर पड़ेगा. एंड आपका कन्फर्मेटरी टास्क विच इज अ टेस्ट ऑफ योर स्किल एंड एबिलिटीज अंडर स्ट्रेस, वो आप स्ट्रेस में कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस काफी डाउन हो जाएगी. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अंडर स्ट्रेस, अंडर पीपल ऑफ लाइक माइंडेडनेस, जो आपको कहीं ना कहीं एसेस करें, और फियर ऑफ जजमेंट भी कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा हो, बट इन अ पॉजिटिव वे. सो विद दिस ऑल आई वुड लाइक टू एंड टुडेज वीडियो. जय हिंद. होप आपको ये सारी चीजें आपके ट्रेनिंग में आपको काफी हेल्प करें एंड आपके एसएसबी रिकमेंडेशन में ये वीडियो काफी हेल्पफुल है.